रात को 8 बजे की मीटिंग है लेकिन 3 बजे सुबह पहुंचे हैं। कितना अंतर है, 7 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, वो भी रात को पहुंच रहे हैं और जनता बैठी है। वो तो इस प्रकार का युग था, उठ के नहीं गई है जनता, सुनना चाहती है। ये ऑटोबायोग्राफी के अंदर नेहरू जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए ये उदाहरण दे दिया। मैं कोई नेहरू का यहाँ गुणगान नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण की बात थी। वो साइंटिफिक टेम्पर को भी लिख रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो पुस्तक है उसके अंदर 10 पेज नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर पे दिए हैं। ये विजन था पूरा का पूरा उस समय राजनेताओं का, और साइंटिफिक टेम्पर को ही वो एक तरह से जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। और दूसरी धारा जो है वो धर्म को आधार बनाना चाहती है। आप देख लीजिए, अब मैं कोई विज्ञान और धर्म की बहस को यहां रख नहीं रहा हूं, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों के नियम अलग अलग हैं, दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। उसके आधार पर न्याय, समानता और स्वतंत्रता का खुशहाल जीवन प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस प्रकार की यूनिवर्स की जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। ये कोटेशन जरूर पढ़ें साथी, जो लंच के टाइम में उन्हें समय मिलेगा। आइंस्टाइन की बात है कि वो कह रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड विस्मयकारी एक ऐसी अद्भुत चीज है जो जिंदगी भर मनुष्य को हैरान करती है और बच्चा बना के रखती है। बच्चे की तरह हैरानी होती है इन घटनाओं को देखकर। अब दूसरा जो अध्याय धर्म का है वो कुछ और बता रहा है। तो इस प्रकार की एक बात हमने की, जिसके आधार पर ये 2 डिक्लेरेशंस आई हैं, बड़ी डिक्लेरेशंस हैं ये विज्ञान के संदर्भ में, कि विज्ञान कैसे जीवन को प्रभावित करता है और वो प्रभावित करे तो किस प्रकार का प्रभाव छोड़े, किधर लेकर जाए। अब सवाल ये आया कि ये इस सोच पर जो मैं बता रहा हूं कि काफी गैप्स हैं स्कूलों के अंदर। शुरू से ही बच्चे जब आते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की शिक्षा पद्धति नहीं अपनाई गई। ये तो सही बात है कि पुस्तकें बहुत अच्छे किस्म की डेवलप की गई, जिसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने की उसके अंदर विषय वस्तु है, लेकिन पूरा का पूरा जो शिक्षा जगत है उसके अंदर हर प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है, टीचर के द्वारा काम करवाया जा रहा है, या आपस के अंदर जो बच्चों के विद्यार्थियों के संबंध बन रहे हैं, या शिक्षा के अंदर जो कुछ भी काम होता है, वो सारा का सारा साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने वाला नहीं है। उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। और फिर इस प्रकार का कार्य भी नहीं उठाया गया कि आप कम पढ़े लिखे लोगों तक भी इस प्रकार के संवाद चलाएंगे, ऐसी चर्चाएं करेंगे। यानी स्कूलों और कॉलेजों के अंदर तो शिक्षा की प्रक्रिया फिर भी चली, लेकिन बाहर का समाज जो है वो धीरे धीरे करके इन सारी प्रक्रियाओं से कटता चला गया, और धीरे धीरे पॉलिसी डिसीजंस जहां होते थे वो भी नौकरशाही के हाथ में आ गए। तो वैज्ञानिक मानसिकता का जो पूरा का पूरा प्रसार था समाज के अंदर, उसमें काफी गैप्स रह गए। अंडरस्टैंडिंग्स, बुनियादी तौर पे समझ होते हुए भी, जो समझ आजादी के आंदोलन के अंदर विकसित हुई और संविधान में मेंशन किया गया, उस समझ के होते हुए भी प्रक्रियाओं के अंदर काफी ज्यादा गैप्स आ गए। और वो गैप्स के कारण से ऐसा होता है कि एक तरफ तो जन विज्ञान आंदोलन जत्थे निकालता है 1987 के अंदर, फिर उसके बाद 1990 के अंदर ये जत्थे भी निकल रहे हैं, और केवल जन विज्ञान आंदोलन तो एक छोटी सी ताकत है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोग, ये आपके सामने कितना बड़ा त्याग आज की उसमें भी हुआ है, बलिदान हुआ है एक प्रकार से। ये पूरी की पूरी संस्थाएं हैं ऐसी जुटी हुई जो तार्किकता को पैदा करती हैं समाज के अंदर, अंधविश्वास के खिलाफ काम करती हैं, तर्कशील एक चेतना का निर्माण करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो उस दौर के अंदर उभरी हैं। एक तो
संस्थाओं के अंदर काम हो रहा है, समाज के अंदर भी काम हो रहा है, और विज्ञान को विकास के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है तकनीक के तौर पे। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, वो दौर है। उसी के अंदर साथ साथ ये प्रक्रिया भी चल रही है, जो बताया कि भाई गणेश का एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसी हजारों एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साथ के साथ चलते हैं। तो सवाल क्या है कि इतना बड़ा इतिहास है असल में मानव सभ्यता का, कि उसके अंदर ये प्रक्रिया, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की प्रक्रिया भी लगातार सतत रहेगी, और इसमें कोई हार जीत का सवाल नहीं है। ये मानव सभ्यता के अंदर, मानव इतिहास के अंदर बहुत एक तरह से छोटे छोटे काल के तौर पे भी देखा जा सकता है कि सेटबैक लगा, लेकिन उस सेटबैक को हम पहचान लें। तो कलकत्ता की जो डिक्लेरेशन है, उसने केवल ये काम किया है बस। उसने दोनों घोषणाओं को आत्मसात करते हुए, दोनों घोषणाओं को स्वीकार करते हुए, ये बकायदा लिखा है कि कोई तीसरी घोषणा नहीं दे रहे हम। कलकत्ता के अंदर जो किया गया वो तीसरी घोषणा नहीं है अपने आप में। वो क्या चीज है भला? वो ये चीज है कि इस समय वैज्ञानिक मानसिकता को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य पिछले 70 वर्षों में आजाद भारत के अंदर हो रहा था, उसके सामने चैलेंज क्या खड़ा हो गया है। उन्होंने इस बात की पहचान करके हमारे सामने रखा है। कम से कम हम चैलेंज तो पहचाने। जो लोग विज्ञान को एक तरह से जीवन के अंदर बहुत महत्व देते हैं, विज्ञान के साथ सही मायने में लगाव रखते हैं, कम से कम वो तो पहचान लें कि चुनौती क्या आ गई विज्ञान के सामने, और वैज्ञानिक मानसिकता के सामने चैलेंज क्या आ गया। तो ये काम कलकत्ता के अंदर किया गया है बुनियादी तौर पे। तो उसके माध्यम की चुनौतियां बताई हैं। एक पहली चुनौती तो उन्होंने ये बताई कि इस समय राज्य नाम की जो संस्था है, उसका चरित्र ही वैज्ञानिक मानसिकता के लिए, या वैज्ञानिक मानसिकता के फैलाव के लिए खुद स्वयं ही बाधा पैदा कर रहा है। यानी वैज्ञानिक मानसिकता को अगर हम संदर्भ बनाएं और राज्य के काम को, राज्य के स्वभाव को, राज्य की भूमिका का आकलन करें, और ये आकलन इस बात को लेकर हो कि वैज्ञानिक मानसिकता के बारे में हमारा राज्य आज के दिन क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि राज्य स्वयं ही इसके ऊपर अटैक कर रहा है, नेगेटिव अटैक कर रहा है, स्टेट। ये उन्होंने विश्लेषण करके कलकत्ता के अंदर प्रस्तुत किया है कि राज्य खुद ही डैमेज कर रहा है वैज्ञानिक मानसिकता की प्रक्रिया को। कैसे भला? उदाहरण के तौर पे छोटे छोटे उदाहरण दिए जा सकते हैं, समय बंधा हुआ है हमारे पास। वो क्या है? वो ये है कि अगर मान लीजिए देश के शीर्ष पर बैठे हुए लोग शीर्ष पर, राजनीति के शीर्ष पर जो लोग बैठते हैं, वो प्रभावित करते हैं मानसिकता को।